इस पाठ में हम डेटा और उन्हें कैसे प्रदर्शित करें इस पर चर्चा करेंगे। हमारे डेटा के लिए सही दृश्यांकन चुनना अंतिम परियोजना के लिए आवश्यक है। हम साथ में विभिन्न प्रकार के डेटा देखेंगे, जैसे कि संख्यात्मक डेटा और मानचित्र और भूगोल से संबंधित डेटा। संख्यात्मक डेटा पर बात शुरू करें। एक बुनियादी अवधारणा कार्टेशियन समतल कार्टेशियन प्लेन को देखने के लिए आवश्यक है। सभी प्रकार के संख्यात्मक डेटा, इसका एक मूल बिंदु होता है और यह बढ़ता है। एक एक्स और वाई अक्ष। इस मामले में हमारे पास सकारात्मक डेटा, नकारात्मक डेटा हो सकते हैं, या हम समय में आगे और पीछे जा सकते हैं। प्रारंभिक उदाहरणों में से एक है हिस्टोग्राम। इसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकारों को देख सकते हैं। डेटा, चाहे वह समय से संबंधित हो या मात्रात्मक, विभिन्न श्रेणी प्रकारों में वितरित किया जाता है। हमारे पास श्रेणियों में विभाजन होता है जो राष्ट्रों द्वारा प्रदान किया गया है और समय के अनुसार विभाजन रंगों के माध्यम से दर्शाया गया है। इस मामले में डेटा को हिस्टोग्राम में दिखाया गया है। वे आर्थिक प्रकार के हैं और हम देख सकते हैं कि एक राष्ट्र के सार्वजनिक खाते कैसे बढ़ते और बढ़ते हैं। इस विशेष मामले में भी हमने पहले एक साधारण हिस्टोग्राम प्रदर्शित किया था, जिसे हमने फिर से अधिक गतिशील और प्रभावी बनाने के लिए परिवर्तित किया। प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं ताकि पा सकूं कुछ ऐसा जो टाइपोग्राफी के बदलने के साथ साथ बदल सके। इस मामले में हिस्टोग्राम उपयोगी रहा समय के साथ इतालवी ग्लेशियरों के विस्तार को देखने के लिए, जैसा कि हम 1995 से 2050 तक देख सकते हैं। इस मामले में एक साधारण सभ्यता लागू की गई। टाइपोग्राफी के साथ मिलकर इस महोत्सव की समन्वित छवि का निर्माण किया गया है। जैसा आप देख सकते हैं, यहां हिस्टोग्राम से दिखाया गया है समय और बर्फ की मात्रा के अनुसार परिवर्तित होने वाला नीला खंड। इस विधि के माध्यम से हमने एक संबंध स्थापित किया है, डेटा और टाइपोग्राफी के बीच संबंध। जैसे जैसे डेटा में कमी आती है, टाइपोग्राफी में वृद्धि होती जाती है। इस अवधारणा को पूरे के लिए रिपोर्ट किया गया है। त्योहार की दृश्य पहचान का महत्व। यह प्रमुख पोस्टरों में से एक है और यह हमेशा एक हिस्टोग्राम पर आधारित है। इस मामले में डेटा विश्व जनसंख्या की मात्रा से संबंधित था और यह समय के साथ एक भिन्नता थी। लाल रंग में विश्व जनसंख्या की मात्रा। 1950 और 2017 में विश्व जनसंख्या की मात्रा नीले रंग में प्रदर्शित की गई है। जैसा आप देख सकते हैं, और भी प्रकार हैं। इस प्रकार की शैली में डेटा को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम शहरों के भीतर शहरी हरियाली का अवलोकन कर रहे हैं। यह एक सरल सूची है कि कौन से शहरों में अधिक या कम हरियाली होती है। ट्रेंटो के मामले में यह हरा क्षेत्र है। जो हम देख रहे हैं वह अधिकांश स्थान को आच्छादित करता है। हमारे पास रोम है। यह एक मध्यवर्ती शहर है जो हरे भरे क्षेत्र के मामले में है, अंततः एक्विला के साथ, जो इटली का सबसे कम हरा भरा शहर माना जाता है। डेटा को देखने का एक और तरीका है अनुपातिक क्षेत्रों का उपयोग करना। विशाल मात्रा और बड़े अंतर को देखने के लिए, साथ ही साधारण हिस्टोग्राम की तुलना में दृश्यता के प्रकार को परिवर्तित करने के लिए सहायक होते हैं। इस मामले में हम सार्वजनिक खर्च से संबंधित आनुपातिक क्षेत्रों को देख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें यह बहुत ही त्वरित और सरल तरीके से पता चलता है कि कौन सा आंकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा। एक अन्य प्रकार की दृश्यता पाई चार्ट होती है। हिस्टोग्राम से भिन्न, पाई चार्ट सीमित मात्रा में डेटा को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने में सक्षम होता है, जबकि हम हिस्टोग्राम के साथ ऐसे डेटा को देख सकते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। पाई चार्ट के साथ हम कुल प्रतिशत 100% को देखते हैं और प्रत्येक टुकड़ा एक श्रेणी के सापेक्ष अधिक या कम प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। हम केक से अन्य प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों की ओर भी बढ़ते हैं जो अत्यधिक समान होती हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ हम एक ट्री मैप का अवलोकन करते हैं। एक ट्री मैप सीमित स्थान का एक विस्तृत विभाजन होता है। उसी प्रकार जैसे कि पाई चार्ट, ये एक समग्र योग, और यह समग्र योग किस प्रकार विभिन्न भागों में विभाजित होता है प्रदर्शित करने के लिए कार्य करता है। एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण दृश्यांकन है आनुपातिक क्षेत्र। इन्हें प्रायः बबल के नाम से जाना जाता है और यहाँ हम एक उदाहरण का अवलोकन कर रहे हैं। डेटा के बीच बड़े अंतर को प्रदर्शित करने और विशेष रूप से एक पृष्ठ को अधिक गतिशीलता प्रदान करने के लिए ये अत्यधिक उपयोगी होते हैं। आनुपातिक क्षेत्र आवश्यक रूप से बबल के रूप में नहीं होते और यह भी आवश्यक नहीं होता कि ये वृत्त के रूप में ही हों। इस विशेष मामले में हमने डेटा के समान प्रकार के उपचार को वर्गों के माध्यम से प्रदर्शित किया है। आनुपातिक क्षेत्र यह प्रदर्शित करने के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं कि एक विशेष डेटा दूसरे की तुलना में कितना अधिक बड़ा है। क्षेत्र आनुपातिकता का एक और उदाहरण वह काम है जो हमने पांजू के लिए किया है।
इस मामले में हम उस लीफलेट के कवर को देख रहे हैं जो हमने ग्राहक के लिए तैयार किया है। प्रत्येक ग्राफिक तत्व, चाहे वह वर्ग हो, पंचभुज हो, तारा हो या आयत हो, डेटा की एक विशिष्ट मात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर पूरे भाषा के भीतर भी अनुपातिक क्षेत्र हमेशा उपयोग में लाए जाते हैं। इस मामले में हम कुछ वर्ग देख रहे हैं जो रोम में फोटोग्राफी से जुड़े सभी स्थानों को श्रेणी के अनुसार विभाजित करते हैं। यह क्षेत्र अनुपातिकता का एक और उदाहरण प्रस्तुत करता है। हालांकि इस विशेष मामले में मात्रात्मक जानकारी के अतिरिक्त हम भौगोलिक डेटा भी प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आनुपातिक क्षेत्र जो इस मामले में एक कच्चे माल के मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, भूगोल के अनुसार वितरित किए गए हैं। यहाँ यह बड़ा धब्बा चीन का प्रतिनिधित्व करता है। अभी हमारे पास ब्लैंको में जापान स्थित है और पूरी तरह से बाईं ओर हमारे पास यूरोप से संबंधित डेटा उपलब्ध है। इसके बाद एक भौगोलिक छलांग लगाते हुए हम अमेरिका तक पहुंचते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली और अर्जेंटीना सम्मिलित हैं। अक्सर डेटा को एक मानचित्र पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। इस विशेष मामले में हम एक हीट मैप या तापमान मानचित्र का अवलोकन कर रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र से संबंधित है। जितनी अधिक संख्या में रंगीन बिंदु होते हैं, उतना ही डेटा अधिक गहन होता है और इस संदर्भ में रंग देशों की लोकतांत्रिक स्थिति के अनुसार निर्धारित किया गया है। गुलाबी रंग उन देशों का प्रतिनिधित्व करता है जहां लोकतंत्र खतरे में है या बिल्कुल भी नहीं है, जबकि नीले रंग में लोकतांत्रिक देशों को दर्शाया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक हीट मैप भौगोलिक डेटा की मात्रा पर एक नजर डालने के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। इस अंतिम मामले में हमारे पास एक काल्पनिक नक्शा है जो वास्तव में नक्शा नहीं है। यह किसी भी वास्तविक स्थान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि बिग डी इंटरनेट का प्रतिनिधित्व करता है। इस मामले में डेटा संख्यात्मक है, लेकिन वे मानचित्र के अंदर छिपे हुए हैं। इस मामले में बिग डी इंटरनेट को राज्यों द्वारा दर्शाया गया है। उनकी आकार संख्या उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि सीमाएं उनके लाभ को दर्शाती है। जहां सीमा पतली होती है, वहां हमारे पास कम लाभ होता है। जहां सीमा अधिक चौड़ी होती है, वहां हमारे पास अधिक लाभ होता है। अमेज़न का मामला वास्तव में अत्यधिक अद्भुत है, जो आकार में अन्य की तुलना में छोटा है, लेकिन उसकी सीमाओं ने उसे पूरी तरह से गहरा बैंगनी बना दिया है, क्योंकि उसके पास सबसे अधिकतम कमाई है। अब जब मैंने आपको डेटा विजुअलाइजेशन से परिचित करा दिया है, तो अगली कक्षा में हम सेमियोटिक्स के बारे में बात करेंगे।